कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये दोनों ही कंसेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब बारी है इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की। जनरली बोर्ड एग्जाम और एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में कुछ टाइप के न्यूमेरिकल्स को घुमा फिरा के अलग अलग अंदाज में पूछा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं अभी देता हूं। 3 चार्ज इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर है, मतलब कोने में है, कॉर्नर्स पे। अब ये रहा इस टाइप के क्वेश्चन का बेस लाइन। अब यहां पे क्वेश्चन जोड़ा जाएगा। पहला क्वेश्चन, ये 3 चार्ज एक दूसरे पर कितना फोर्स एक्ट करेंगे, ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगर ये 3 चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के हो और इनका नेचर भी सेम हो, मतलब आइदर ये तीनों पॉजिटिव या फिर तीनों नेगेटिव हो, तो ऑब्वियसली ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से। तो ऐसी कौन से मैग्नीट्यूड का चार्ज इस ट्रायंगल के सेंटर पर रखने से ये एक दूसरे से दूर नहीं भाग पाएंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। बन गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है थर्ड क्वेश्चन की बारी। अगर ये 3 चार्ज के बीच में और एक चार्ज को रख दिया जाए, तो ये तीनों चार्ज मिलकर इस बीच वाले चार्ज पर कितना फोर्स एक्ट करेंगे अगर ये तीनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो। तो 3 क्वेश्चन बन गया, टाइप एक ही है। इन्हें हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। बट बिफोर दैट, hello everyone, welcome to Mahashat Academy. I am Shubhadeep Majumdar, an intelligent automation and robotics engineer by qualification and a teacher by profession, and I will help you to build a crystal clear understanding of physics and mathematics. So let's get started. तो ये रहा हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। कंसिडर द चार्जेस Q, Q and minus Q placed at the vertex of an equilateral triangle as shown in figure. What is the force on each charge? 3 चार्जेस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर है और ये एक दूसरे पर कितना फोर्स एक्ट कर रहे हैं, यही पूछा गया है। शुरू करने से पहले हम लोग इन चार्जेस को नंबरिंग कर लेते हैं, जिससे फोर्स के डायरेक्शन को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट चार्ज पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, सेकंड और थर्ड इन दोनों चार्जेस के द्वारा ये कैलकुलेट करते हैं। ये दोनों ही चार्जेस सेम नेचर के हैं, इसीलिए ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। By using Coulomb's law, we can easily calculate force on first charge due to second charge, and it is equal to K Q into Q divided by square of the distance between them, that is L square. So हमें मिल गया F12, that is force on first charge due to second charge. अब इन दोनों के बीच का फोर्स निकालेंगे, that is force on first charge due to third charge. And as per Coulomb's law, this attraction force will be equal to K Q into minus Q divided by distance square, that is L square. So this time we get F13, that is force on first charge due to third charge. ध्यान से देखने पर हम एक चीज कह सकते हैं कि फर्स्ट चार्ज पर जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो दोनों ही फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, बस माइनस साइन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को हम लोग कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया एक फोर्स और ये हो गया दूसरा फोर्स। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट किसी दो वेक्टर्स का? सिंपल एडिशन तो नहीं होगा, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो एडिशन भी वेक्टर एडिशन होगा। अरे सिंपल है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उससे हम ऐड करेंगे। इन दो वेक्टर्स से एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे और इस पैरेललोग्राम का डायगोनल ही रिजल्टेंट होगा इन दो वेक्टर्स का। पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? एक सिंपल सा फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का, और वो ये रहा।
F resultant equals to under root of magnitude of F12 square plus magnitude of F13 square plus 2 into F12 F13 cos theta, that is the angle between these forces. F12 और F13 की जगह हम लोग F लिख सकते हैं बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और ये दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना होगा? ये टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है? इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं, तो थीटा एंगल कितना हुआ? सिंपल 180 माइनस 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। तो चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं इस फॉर्मूला में। F resultant equals to under root of f square plus 2 f into f, that is f square cos 120 degree. Now cos 120 degree equals to minus 1 by 2. So this 2 will be cancelled out. This minus sign will come in front. So this becomes under root of f square plus f square minus f square. So f square gets cancelled out. Only single f square will remain and square root of f square will be f. So here we have our magnitude of resultant, that is f, which is equal to k q into q divided by l square. बिल्कुल सेम प्रोसेस में इन दो चार्जेस पर भी फोर्स कैलकुलेट करना है और वो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स भी f ही आने वाले हैं बिकॉज ये तीनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी सेम है, बस डायरेक्शन अलग होने वाला है। जैसे सेकेंड चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स F होगा और डायरेक्शन ऐसा होगा, और थर्ड वाले चार्ज पर भी रिजल्टेंट फोर्स F ही होगा और उसका डायरेक्शन ऐसा होगा। सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। 3 charges each of plus q placed at the vertex of an equilateral triangle of side L. The charge needed at the center of the triangle for the charges to be in equilibrium is, the options are option A minus q by root 3, option B minus root 3q, option C root 3q, option D none of this। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर 3 चार्जेस है जिनका नेचर सेम है, तो ये तीनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस चार्ज पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इस पर ये दोनों चार्ज फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ये वाला चार्ज जो फोर्स एक्ट करेगा उसका डायरेक्शन ऐसा होगा और इसका मैग्नीट्यूड होगा k q इंटू क्यू डिवाइडेड बाय l स्क्वायर। ठीक इसी तरह ये वाला चार्ज जो फोर्स एक्ट करेगा उसका डायरेक्शन ऐसा होगा और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम k q इंटू क्यू डिवाइडेड बाय l स्क्वायर होगा। तो अब इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट विल बी F resultant equals to under root of f square plus 2 into f cos theta, that is the angle between these two forces, and this angle would be 60 degree since this angle is 60 degree. Therefore F resultant equals to under root of f square plus 2 into f into 1 by 2. 2 gets cancelled out. Therefore F resultant equals to root 3f. So ये चार्ज इस तरफ मूव होगा। ठीक इसी तरह दूसरे चार्जेस भी मूव होंगे। ये चार्जेस मूव ना करें मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे, ऐसा करने के लिए कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज ट्रायंगल के सेंटर पर रखना होगा? सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेंगे जब ठीक इतना ही मैग्नीट्यूड का कोई चार्ज उसे इस डायरेक्शन में अपनी तरफ खींचेगा। तो ऐसा चार्ज चाहिए जो उसे अपनी तरफ खींचेगा, मतलब चार्ज का नेचर ऑपोजिट होना चाहिए। सो लेट दिस चार्ज बी माइनस क्यू और इसी चार्ज का मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करना है। चार्ज माइनस क्यू से इस चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा? चलो इसे अलग से देखते हैं। ये रहा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये साइड हमें पता है, ये सारे एंगल्स भी हमें पता है। हमें बस ये वाला लेंथ निकालना है, मतलब लेंथ ऑफ मीडियन, और ये हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। sin 60 इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस,
ऑपोजिट साइड है मीडियन ऑफ ट्रायंगल और हाइपोटेनस है L। देयरफॉर मीडियन ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू sin 60 इनटू हाइपोटेनस, दैट इज √3/2 इनटू L। और सेंट्रोइड होता है किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का 2/3 ऑफ दिस लेंथ पर। क्लास 8-9 में हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो ये लेंथ होगा 2/3 ऑफ √3/2 इनटू L। सो सेंट्रोइड से किसी भी वर्टेक्स का डिस्टेंस हुआ 2 gets cancelled out and this √3 and 3 becomes L/√3। तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है L/√3 और ये चार्ज है नेगेटिव नेचर का, तो ये चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। इस अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यूजिंग कूलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस विल बी K Q into minus Q divided by square of the distance between them and the distance is L/√3। कुछ देर पहले ही हम लोगों ने कैलकुलेट किया ये वाला डिस्टेंस। ये अट्रैक्शन फोर्स और ये रिजल्टेंट फोर्स अगर सेम हो तब जाके ये चार्ज अपनी जगह से नहीं हिलने वाला। तो इन दो फोर्स को इक्वेट करते हैं और यहीं से हमें चार्ज Q का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। Therefore K gets cancelled out, Q gets cancelled out, L square also gets cancelled out. Therefore Q equals to -Q divided by √3 और यही सेंट्रल चार्ज इन दो चार्जेस को भी अपनी तरफ खींच के रखेगा और उन्हें अपने पोजीशन से नहीं हिलने देगा। So this should be the magnitude of central charge which will keep the charges in equilibrium. So the correct option is yes, the first option, -Q/√3. Now let's move on to the next problem. Consider three charges Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertex of an equilateral triangle of side L. What is the force on charge Q with the same sign as Q placed at the centroid of the triangle as shown in figure below? तीनों क्वेश्चंस में ये सबसे इजी है क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है। हर बार की तरह तीन चार्जेस इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर है जिनका वैल्यू Q है। अब ये तीनों चार्जेस मिलकर सेंट्रोइड पर रखे चार्ज पर कितना फोर्स एक्ट करेंगे ये कैलकुलेट करना है। अगर किसी चीज को रस्सी से बांधकर इस तरह उस पर सेम फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब खींचते हैं, तो वो किस तरफ मूव करेगा? जाहिर सी बात है वो कहीं मूव नहीं करने वाला, वो अपनी जगह पर ही रहेगा क्योंकि इस बॉडी पर एक्ट होने वाला नेट फोर्स 0 होगा, है ना। अब आप लोग अलग अलग फोर्स कैलकुलेट करके फिर सबको ऐड करके नेट फोर्स निकाल सकते हो और ऐसा करने पर भी आंसर 0 ही आने वाला है। अब आपकी मर्जी, आप क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे बैठे बैठे या लॉजिकली सोच के डायरेक्ट आंसर दोगे? कुछ क्वेश्चंस को स्मार्ट वे में सिर्फ सोचने से ही उसका आंसर निकल सकता है। तो ये हो गया हम लोगों का इस टाइप के न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अलग तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। टिल देन बी बिंदास, बी कूल, लीड लाइफ विथ योर ओन रूल। हस्ता ला विस्ता।